आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में और मैं हूँ आपकी मेज़बान तरन्नुम अली। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने गज़ल की दुनिया में एक ख़ास मकाम बनाया, जो सूफियाना महफिलों की रोशनी है, जिनके हर अंदाज से लेकर हर अल्फाज तक तरन्नुम का बसेरा है। ज़िंदगी में कुछ अलग करने की चाह उन्हें ले गई सूफियाना कलाम तक। वो है बेहतरीन गज़ल और सूफ़ी गुलकार अनीता सिंघवी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर। अनीता जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। आदाब तरन्नुम जी। सभी आपकी गज़लें सुनते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि आप वैसे तो बिज़नेस फैमिली से हैं, तो फिर कैसे आ गई आप गायकी की दुनिया में? गज़ल और सूफियाना कलाम, इन सब से कैसे जुड़ गई? देखिए, अल्लामा इकबाल ने कहा था, मन की दुनिया, सोजो मस्ती जज्बा और शौक, तन की दुनिया, सूदो सौदा मकरोफन। ये अगर आपका वास्ता अगर दिल से हो, और मेरी जो तरबियत है बचपन से ऐसी हुई है जॉइंट फैमिली सिस्टम में, राजस्थान की हवेलियों में, कि वहाँ सब एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत और जो रिश्तेदारी के जो दाव पेच होते हैं या रिश्तेदारी के जो अलग अलग इक्वेशंस होते हैं, उनको निभाते हुए मेरी जो तरबियत इस हवाले से हुई कि वहाँ पे बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में रहा। एंड ख़ास तौर पे मेरे फादर का, जो कि म्यूज़िक के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। उनके पास जो रिकॉर्ड कलेक्शन था, और वो बहुत सुबह और शाम म्यूज़िक सुनते थे। और उनको हालांकि अपनी उनकी उसमें ट्रेनिंग नहीं हुई थी क्लासिकल म्यूज़िक में, बट उन्होंने मेरे लिए पंडित क्षीर सागर जी के अंडर में मेरा म्यूज़िकल जर्नी शुरू करवाई। और तब से आप देखिए, वो गज़ल, उन्होंने मुझे शुरू में जो क्लासिकल म्यूज़िक की जो तालीम दी, वो मेरे लिए आज तक मेरी हेल्प होती है उससे। और मुझे लगता है बचपन में अगर नींव अच्छी डाल दें अगर बच्चों की, लाइक पेंटिंग और म्यूज़िक दोनों चीज़ों में मेरी साथ में ट्रेनिंग शुरू हुई थी एट अ वेरी अर्ली एज, क्योंकि मैं ज़रा फ्री मिजाज की थी, इधर कभी इधर घूमना कभी उधर। तो माय फादर थॉट कि अगर इसको ये दोनों ट्रेनिंग में डालेंगे तो थोड़ा सा ये ठहराव आएगा। शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले,
मैं बहुत सहज किस्म की चाइल्डहुड रहा है मेरा, बहुत बिंदास और खुला, मतलब उस तरीके का। और जोधपुर में हम रहते थे, बहुत ही ख़ानदानी परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ सब एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत एहतराम। तो कैरेक्टर बिल्डिंग में भी ये सब चीज़ें बहुत काम आई। और मेरे आगे चल के भी मेरी जो शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और फिर दिल्ली में जब मैं आई तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत हेल्प किया टू फाइंड मी अ गुड गुरु इन द शेप ऑफ मुजाहिद हुसैन खान साहब, रामपुर से इसवान घराना के। तो उन्होंने मुझे उर्दू अदब के अंदर गाना, कैसे उसका तलफ़्फ़ुज़ सही करना, उन्होंने ये सब चीज़ की। बिकॉज मैंने उनको कहा मुझे बेगम अख्तर की तरह गाना सीखना है। फिर उन्होंने मुझे उसमें ट्रेनिंग की और उस दिन के बाद से आई नेवर लुक बैक। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, मैं मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत। लफ्ज़ और शेरों की दुनिया में मैं घूमती रहती हूँ, मतलब मुझे बहुत असर करते हैं। और मेरे मतलब कई बार मेरे हालात बहुत अजीब से हो जाते हैं, बिकॉज़ ये और एक उर्दू अदब, उर्दू की ज़बान ऐसी खूबसूरत ज़बान है कि जिसमें जो खनक है, जो चाशनी है, वो किसी और ज़बान में है ही नहीं। मेरा मानना है सबसे खूबसूरत ज़बान जिसमें एहसास बयानी हो सकती है, उर्दू से ज़्यादा कोई भी ज़बान में इतनी खूबसूरती से आप नहीं। आप मेरी शहरों शहरों, मेरी शहरों शहरों खुशबू है, मेरी शहरों शहरों खुशबू है, मेरा नाम ज़ुबाने उर्दू है, मेरा नाम ज़ुबाने उर्दू है। मैं फूलों में, मैं कलियों में, मैं फूलों में, मैं कलियों में, मैं हुस्नो इश्क की गलियों में, मैं रिंदों की रंगरलियों में, मैं रिंदों की रंगरलियों में, मेरा पहलू वफा का पहलू है, मेरा नाम ज़ुबाने उर्दू है, मेरा नाम ज़ुबाने उर्दू। अभी तो आप गायकी की दुनिया को रोशन कर रही हैं, लेकिन आपने लॉ भी किया है जी। तो उसका आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि आप उस लाइन में जाएं? मैं बल्कि अपने हस्बैंड से बोलती रहती हूँ कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से कि गोहर से। मुझे लॉ एक्चुअली, वैसे तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती है ज़िंदगी में, बट लॉ वाज अ वेस्ट एज फार एज आई गो, बिकॉज मेरे लिए म्यूज़िक और वो कहते हैं ना कि आई एम गाइडेड बाय द राइट साइड ऑफ माई माइंड, सो ऑल द क्रिएटिविटी, आर्ट, ये सब चीज़ें मुझे बहुत मुतासिर करती हैं। पेंटिंग, म्यूज़िक, एनीथिंग टू डू विद ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। बहुत कम उम्र में आपकी शादी हो गई थी, आप 18 साल की थी। 18 साल अगर आज की बात करें तो बहुत छोटा समझते हैं कि कोई एज नहीं होती शादी करने वाली। तो कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमसे?
एक्सपीरियंस तो ये था कि दिल्ली में जब मैं आई, फर्स्ट टाइम आई थी, तभी धूम धमाका हो गया था, बिकॉज जो फ्लाइट लेकर के मैं जब अपनी दिल्ली में फर्स्ट आई थी, वो हमारा हाईजैक हो गया था उस जमाने में। अच्छा, जब वो खालिस्तान की प्रॉब्लम चल रही थी, एंड दैट वाज अ वेरी अमेजिंग मतलब एक्सपीरियंस इन द सेंस कि फिर उसको गन डाउन किया था उसको, और कैसे पाकिस्तान के ऊपर मतलब सर्कल किया था फ्लाइट, और फिर क्रैश लैंडिंग हुई थी अमृतसर में, और कैसे आई सॉ द कमांडोज एंटरिंग द प्लेन। बहुत एक दिलचस्प वाकया था वो, और दैट मेड द हेडलाइंस। सो द मिनट आई लैंडेड ऑन द एयरपोर्ट, वहाँ पे वो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने एक बात बोली थी मुझे कि तुम तो दिल्ली में पहली दफ़ा में आके ही तुमने हेडलाइंस क्रिएट कर दी, बाद में तुम क्या क्या करने वाले जी। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। मतलब उस वक्त तो बहुत फ्राइटफुल था, लेकिन बहुत खौफनाक था उस वक्त, बट आज के दिन में देखती हूँ तो एक कहते हैं ना ज़िंदगी का एक था, वो भी एक जी। कहते हैं हर एक मकाम से आगे है मकाम तेरा, हयात ज़ौक़े सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। अब मेरी ज़िंदगी में ज़ौक़ शौक़ जी, मुझे नहीं पता कि शायरी है या कुछ और, अता हुआ है मुझे ज़िक्रो फ़िक्रो जज्बा और सुरूद। ये मेरे अंदर कुदरतन कह लीजिए, या ये चश्मे बीनाई जो है, जो बारीक चीज़ों के लिए एक आँख होना, ये सब चीज़ें कुदरतन है। तो एंड आई टेक प्राइड इन कि मेरे को पर ये मेहर हुई, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जी। आपने खुद बताया कि दिल्ली आते ही आपने एक धमाके के साथ आप आई थी, तो आगे दिल्ली आने के बाद आपका सफ़र जो है वो किस तरह का रहा, कैसे आपकी शुरुआत हुई, इन सभी पे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में, और आज हमारे साथ हैं गज़ल गायिका अनीता सिंघवी जी। अनीता जी, आपने बताया कि किस तरह से आप दिल्ली आई और कैसा उस वक्त हुआ था, फिर दिल्ली आने के बाद आपका जो सफ़र है वो किस तरह से शुरू हुआ? बस मैंने अपनी तालीम शुरू कर दी थी मुजाहिद हुसैन खान साहब सेसवान घराना, उनके साथ, और वो एकदम ही मुख्तलिफ अंदाज का म्यूज़िक था मेरे लिए उस वक्त, बिकॉज मुझे उर्दू अदब किसको कहते हैं मुझे कुछ इल्म नहीं था, बट सब उन्होंने मुझे धीरे धीरे, और मुझे इस कदर उसका इंटरेस्ट हो गया कि मतलब मैं सोते जागते, और आज मैंने उर्दू लिखना पढ़ना, मैंने पर्शियन में भी मैं आजकल जो गाती हूँ, तो ये सब चीज़ें उसी का उन्हीं की सरपरस्ती का नतीजा हुआ। बिकॉज और मैंने और भी बहुत लोगों और भी बहुत गुरुओं से सीखा, शांति हीरानंद, अंजलि बैनर्जी, बेगम मुनीर खातून, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, सबसे सीखा। मुझे लगता है कि ये ऐसा समंदर है जिसका कोई अंत नहीं है, और आज दिन तक मैं सीखती चली आ रही हूँ। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जब मैं कोई नई चीज़ नहीं सीखती हूँ, क्योंकि ये एक इतना बड़ा, ये कह नहीं सकते कि अब फुल स्टॉप हो गया। आई थिंक ताउम्र भी इंसान सीखे तो 2 रागों से आगे नहीं जा सकता है। इतना विस्तृत, इतना विशाल समुद्र की तरह है ये जी। आप हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, और इतना अच्छा आप गाती हैं, इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है, मिठास है उसमें, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ लाइन गुनगुना दें। तुमको देखे हुए गुजरे हैं ज़माने, आओ उम्र रफ्तार का कोई ख्वाब दिखाने, आओ तुमको देखे हुए गुजरे हैं ज़माने, आओ। जो भी आपका कलाम होता है या फिर आप जो भी गज़ल चुनती हैं वो या तो बहुत ख़ास होती है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है कि आप मुश्किल ही क्यों चुनती हैं? शायरों में ख़ास तौर पे गालिब, फैज़, मीर, मोमिन एंड अपने शकील बदायूनी साहब, इनका कलाम मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत दिल लगा के गाती हूँ उनका, बिकॉज इन लोगों ने ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस बुन के उसमें डाल दिए हैं, और जब आप वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बीती
आप अपने ऊपर उसको उतार करके फिर आप प्रेजेंट करें तो वो बहुत उसमें रूह झोंकनी पड़ती है कोई चीज़ को की बयानी करने में, तो बहुत अच्छा उसका नतीजा निकलता है। उर्दू भी जानती हैं, फ़ारसी भी जानती हैं, हिंदी आती ही है और इंग्लिश भी आती है, इसके अलावा और कई सारी ज़बानें हैं जो आप और जानती हैं? नहीं, थोड़ी मारवाड़ी जी मारवाड़ी, ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू मारवाड़ी, राजस्थान, जोधपुर। तो हमारी जोधपुर की जो लैंग्वेज है बहुत अदबदार ज़बान है। जैसे लखनऊ में उर्दू का माना जाता है कि वो, तो अमंग्स राजस्थानी लैंग्वेज मारवाड़ी जोधपुर की बहुत ही ख़ानदानी और बहुत मतलब इल्मदार जिसको ज़बान कहते हैं वो है। उसमें बहुत लिटरेचर भी, लिटरेरी वर्क भी बहुत किया गया है। हमारे विजय दान जी देथा राजस्थान के बहुत खूबसूरत लिटरेचर उन्होंने लिखा है, और प्लस हमारी जो राजस्थानी लोक संगीत की गायकी है वो भी हमारी ज़बान में है, मारवाड़ी, तो बहुत अच्छा है वो भी। जी, आजकल जिस तरह का माहौल है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, तो ये हो गया है कि लैंग्वेज को भी लोग बांटने लगे हैं कि हिंदी ज़बान जो है वो तुम्हारी है और उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है, तो आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर गलत है, बिकॉज़ उर्दू ज़बान हमारी वहाँ से आई, सेंट्रल एशिया से, इराक, ईरान, वहाँ से होते होते बनते बनते ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली और ये वाले एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में हमारे हिंदुस्तान ये ज़बान आई, और यहाँ पे यहीं बनी ये उर्दू ज़बान। ये हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, और ये जो हम लोग गंगा जमनी तहज़ीब की बात करते हैं ये इसी की तो है। ब्रज भाषा, हिंदी भाषा और उर्दू फ़ारसी भाषा, इन सबको मिल मिला के ये उर्दू का जन्म हुआ। मैंने एक बहुत खूबसूरत गज़ल गाई है, मेरा नाम ज़ुबान उर्दू है, मेरी शहरों शहरों खुशबू है। और उर्दू ज़बान इतनी खूबसूरत ज़बान है, और इतनी इसके अंदर जो बड़े बड़े शायरों ने जो काम किया है ऐसा कहीं हुआ नहीं, और ये ज़बान किसी और जगह की ज़बान नहीं है। वहाँ पे पंजाबियत से ज़्यादा वो लोग मुतासिर हैं, मतलब पंजाबियत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ शुद्ध उर्दू बोली जाती है। यूपी में और दिल्ली में, और यहाँ बड़े बड़े शायर हुए, ये सब इन्होंने, गालिब जैसे हमारे यहाँ पे, हज़रत अमीर खुसरो हमारे यहाँ पर, फिर हमारे यहाँ दाग दहलवी, बड़े बड़े शायर, सब हिंदुस्तान में उर्दू में इन्होंने काम किया है, और उर्दू हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ये कोई नहीं कह सकता है कि हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है ये। अगर उर्दू ना होती तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, सॉन्ग्स हैं, तो क्या होता, डायलॉग्स हैं, वो मैंने कहा ना आपको, जो एहसास बयानी जो इस ज़बान के थ्रू हो सकती है, इतनी मीठी, इतनी खनकदार, इतनी इसमें इसके एकदम माना अफरीनी जो इसमें है वो किसी ज़बान में नहीं है। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ाने मुहब्बत आम सही, फैज़ाने मुहब्बत आम सही, इरफान मुहब्बत आम नहीं, इरफान मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक तो एंटायरली बेस्ड ऑन उर्दू ज़बान है। पहले के जो वर्ड्स जो लिखे जाते थे, आपके पुराने गीतों को देख लीजिए, नौशाद साहब ने जो म्यूज़िक बनाया, रफ़ी ने जो बनाया, ये सब लोग कई, आप खोल के देख, शकील साहब ने कितना लिखा, मजरू सुल्तानपुरी साहब, एवरीबडी हैज़ रिटन अमेजिंग शायरी। अनीता जी, आप साथ साथ जो है पेंटिंग भी करती हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। अनीता जी, हम अब बात करेंगे आपकी पेंटिंग्स के बारे में। आप साथ साथ पेंटिंग भी करती हैं, तो एक गायकी के साथ कितना वक्त मिल जाता है कि आप पेंटिंग कर पाती हैं? आपने कई सारी एग्जीबिशंस भी अपनी लगाई हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मैं पेंटिंग नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरे को वक्त नहीं मिलता है। बिकॉज वो मेरा ज़्यादा वक्त रियाज में और शायरी ढूंढने में और कॉम्पोजिशंस करने में बीतता है, तो मुझे पेंटिंग के लिए, हालांकि मैं चाहती तो बहुत हूँ कि मैं अभी भी करूँ, बिकॉज मैं पेंटिंग में बाकायदा ट्रेनिंग मैंने हासिल की है और बहुत अच्छा फ़न है ऑफ कोर्स करना, बट थोड़ा थोड़ा कभी कभार थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बाकी इतना वो रेगुलर वे पे नहीं कर पाती हूँ पेंटिंग। जी, जैसे अभी के अगर हम सॉन्ग्स की बात करें तो उनके जो लिरिक्स हैं वो अभी सॉन्ग आए, रिलीज़ हुए, 2-3 दिन लोगों ने गुनगुनाए और फिर लोग उन्हें भूल जाते हैं, याद भी नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हम पुराने सॉन्ग्स की बात करें तो लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। तो आप किस एरा के सॉन्ग ज़्यादा पसंद करती हैं और क्यों? एक चीज़ है, कहते हैं नाइटिंगेल फीवर। जी, वो आजकल के लोगों को वो फीवर हो गया है कि मतलब जो आपने बोला जल्दी जल्दी विद इन मतलब 10 डेज रियाज करके आपको स्टेज पे जाना है और उसके बाद आपको परफॉर्मर बन जाना है। मेरी तालीम हुई बाकायदा, तब ये चीज़ों को जाना, तब उसमें वो बात पैदा होती है, तब आप किसी दूसरे के दिल में आप उस चीज़ की छाप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप गाते बहुत अच्छा है, किसी सुर किसी के गले में हो सकता है, लेकिन वो आगे तक नहीं जा सकता जब तक उसमें एक टैलेंट नहीं आएगा। ये रागदारी अगर नहीं सीखेगा, उसका फाउंडेशन अगर नहीं होगा, तो आपको उसको कैसे ले जाना है, क्या करना है, ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत सहल हो जाती हैं अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। आजकल हम देखते हैं जगह जगह जो है सिंगिंग स्कूल्स खुल गए हैं और हर कोई चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ ऐसा करें, चाहे वो डांस हो या फिर सिंगिंग हो, सब उनको स्कूलों में डाल रहे हैं और सिखा रहे हैं और फिर रियलिटी शोज़ जो है उनमें भेज देते हैं। तो क्या किसी के लिए भी जो सिंगिंग की फील्ड में जाना चाहता है, सूफिज़्म या फिर क्लासिकल सिंगिंग सीखना ज़रूरी है एक बुनियाद के तौर पे? क्लासिकल सिंगिंग इज़ ज़रूरी। वो आदमी सूफी है कि नहीं है ये कोई इसका आप दावा नहीं कर सकते। वो सूफी तो हर कोई इंसान बन भी नहीं सकता, वो हर इंसान के बस की बात नहीं है। उसको तो अगर उसमें नुजूल होगा खुदा की रोशनी का, तभी वो बन सकता है, उसमें वो पाकीज़गी तब आ सकती है। आप चारों तरफ लोग देखते हैं, हर कोई इंसान वो मकाम तक नहीं पहुंच सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो सूफ़ी सिंगिंग कर रहे हैं वो सब सूफ़ीज़ हैं। क्लासिकल म्यूज़िक ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि चाहता है म्यूज़िक में मंजिलें हासिल करना, उसके लिए क्लासिकल म्यूज़िक का जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, कल फिर से अनीता सिंघवी जी हमारे साथ होंगे और हमारी बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा।